राजस्थान का एकीकरण इसको समझते हैं। राजस्थान का अस्तित्व किन चरणों में, कितने चरणों में, कब आया, किस तारीख को एकीकरण शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, क्या विशेषताएं रही। देखिए, आज़ादी जब मिलती है उस समय देश के अंदर 565 रियासतें होती हैं। देश जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। भारत का नक्शा जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है आज़ादी के समय। एक तरफ तो वो स्थान है जहां अंग्रेजों की सत्ता है, अंग्रेज शासन करते थे। एक तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां पर देसी राजा थे, देसी रियासतें थी, जहां पर राजाओं की सत्ता थी। बीकानेर क्या था, एक देसी रियासत थी। बीकानेर पर अंग्रेजों की डायरेक्ट सत्ता नहीं थी। और 4 जो थे कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कमिश्नरी क्षेत्र में कमिश्नर बैठता था और कमिश्नर जो है वो डायरेक्ट महारानी को अपनी रिपोर्ट भेजता था, डायरेक्ट महारानी के अधीन होता था। जैसे अपन यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं आजकल। उपराज्यपाल जो है दिल्ली का यूनियन टेरिटरी जो होती है, जैसे अंडमान निकोबार वगैरह है, तो वो सीधी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। 565 देशी रियासतें थी। 11 ब्रिटिश प्रांत थे। उस समय देश के अंदर 11 ब्रिटिश प्रांत थे। अपन भारत को न जाकर के सीधा राजस्थान पे आ रहे हैं। 565 में से 19 रियासतें जो थी वो कहाँ थी, राजस्थान में थी। 565 रियासतों में से 19 रियासतें राजस्थान में थी। और इस 19 रियासतों में 16 रियासतें जो थी वो राजपूत रियासतें थी, 2 रियासतें थी जाट रियासतें थी, धौलपुर, भरतपुर। 1 रियासत जो थी वो मुस्लिम रियासत थी, टोंक। इस तरह से कुल 19 रियासतें थी। देश में 565 रियासतें थी। 565 में से 562 तो आसानी से विलय हो गई थी। 3 रियासतों को हमने ज़बरदस्ती विलय किया, जिसमें एक हैदराबाद जहां पर सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई से विलय की गई थी, एक जूनागढ़ जहां पर जनमत करके विलय किया, एक जम्मू कश्मीर जहां पर विशेष प्रोविजंस 370 जिसको अब हमने हटा दिया है, आर्टिकल 370 के तहत तो विशेष अधिकार देकर के जम्मू कश्मीर स्टेट को और उसको विलय किया गया था। तो 19 रियासतें राजस्थान में थी, जिसमें 16, 2 और 1 थी। इन रियासतों की 2 श्रेणियां थी। राजस्थान में जो 19 रियासतें हैं इनकी 2 श्रेणियां थी। एक आती है सैल्यूट स्टेट, SALUT, सैल्यूट स्टेट। वह रियासत जिसके राजा को तोपों से सलामी दी जाती थी अगर वो किसी अंग्रेज के दर गया है। अंग्रेज जो है ब्रिटिश दरबार में जा रहे हैं तो उनको तोपों से सलामी लेने का अधिकार था। और एक रियासतें थी वो नॉन सैल्यूट रियासतें थी, जिनके राजा को तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी। सैल्यूट रियासतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सी रियासत थी, उदयपुर रियासत, जिसको 19 तोपों से सलामी होती थी। उदयपुर रियासत का महाराजा कहीं भी जाता था तो उसको 19 तोपों से सलामी दी जाती थी। नैन सैल्यूट स्टेट बहुत छोटी छोटी, जैसे अपन देख सकते हैं किशनगढ़, शाहपुरा, ये क्या थी, नॉन सैल्यूट स्टेट थी। नॉन सैल्यूट, तो रियासतों में भी 2 श्रेणियां थी राजस्थान के अंदर, सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट, जिसके राजा को तोपों से सलामी का अधिकार था। तो ये तो रियासतें होंगी। इन रियासतों के अधीन जो है ठिकाने थे राजस्थान के अंदर। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। 19 रियासतों के 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने, एक ठिकाना था जो था कुशलगढ़। कौन सी रियासत का ठिकाना था ये, बांसवाड़ा। और क्या विशेषता थी इसकी,
सबसे बड़ा ठिकाना, क्षेत्रफल और आबादी में सबसे बड़ा ठिकाना। दूसरा ठिकाना था नीमराना, कौन सी रियासत के अधीन था? अलवर। और तीसरा ठिकाना था लावा, कौन सी रियासत का था? जयपुर रियासत का था, वर्तमान में टोंक में है। लावा वर्तमान में टोंक में है, लेकिन उस समय वो जयपुर स्टेट का ठिकाना था। 3 ठिकाने थे। ब्रिटिश प्रांत से अपने को कोई मतलब नहीं था, देश 11 ब्रिटिश राज्यों में बटा हुआ था। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, इसमें एक कमिश्नरी क्षेत्र जो है वो अजमेर राजस्थान में था, तो दूसरा अपने ठिकाने आ गया। और तीसरा आ गया राजस्थान में कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र एक ही था, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ये कंडीशंस थी राजस्थान के अंदर। इन रियासतों को विलय करने के लिए 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन है इस समय? सरदार पटेल। और गृह सचिव कौन है? वीपी मेनन। वीपी मेनन जो आईसीएस अफसर है वो गृह सचिव है, सरदार पटेल गृह मंत्री है। गृह मंत्रालय के अधीन एक नया मंत्रालय और बना जो गृह मंत्रालय के अधीन था। उस 5 जुलाई 1947 को एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम क्या था? रियासत मंत्रालय, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन था। इस रियासत मंत्रालय की जिम्मेवारी थी, यानी कि देखा जाए तो गृह मंत्री की ही जिम्मेवारी थी कि जो रियासतें हैं भारत की संदर्भ में कहें तो 565 और राजस्थान के संदर्भ में कहें तो 19, इन रियासतों को भारत में विलय करना, ये इस मंत्रालय की जिम्मेवारी है। सरदार पटेल जगह जगह जा रहे हैं, राजाओं से सिग्नेचर करवा रहे हैं, उनको भारत में विलय कर रहे हैं। कुछ स्वेच्छा से विलय कर रहे हैं, जो स्वेच्छा से विलय नहीं हो रहे हैं वहाँ धमकी से काम चला रहे हैं। धमकी से भी काम नहीं चल रहा है तो वहाँ फिर हमें अगर सेना या पुलिस भेजनी पड़ रही है तो वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सरदार पटेल को हमने क्या कहा? लौह पुरुष। मतलब क्या हुआ? एक है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, बिस्मार्क जर्मन का, उसने तो जो जर्मन के एकीकरण के अंदर जो विरोध किया उसका मस्त नष्ट ही कर दिया, एक तरह से उनको मार ही दिया। ब्लड एंड आयरन। सरदार पटेल ने ब्लड का नहीं किया, सिर्फ आयरन के जो दृढ़ता से विलय किया। जो नहीं कर रहे हैं उसको धमकी, जैसे राजस्थान का जोधपुर वाला विलय नहीं हो रहा है, धौलपुर वाला विलय नहीं हो रहा है, तो उनको धमकी दे करके साम दाम दंड भेद। हैदराबाद का नवाब तो कह दिया मेरी सेनाएं आपके खिलाफ है, उसने अपनी सेना भेज दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो हैदराबाद बहुत बड़ी स्टेट थी, तो सेना भेज करके उसको सैनिक कार्यवाही से विलय किया। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह कह दिया कि मुझे तो कुछ विशेष राइट्स दो तो ही मैं विलय करूंगा, तो जम्मू कश्मीर का मामला जवाहरलाल नेहरू ने देखा था और जम्मू कश्मीर को विशेष राइट्स दिए। मतलब मैन ऑफ आयरन, मतलब जिसके दिमाग में एक नक्शा फिक्स है कि हमें इस तरह से काम करना है और अपने विचारों पर दृढ़ रहना है। कोई कह दे कि मैं आज़ाद हूँगा तो कहते तू आज़ाद रह जाए, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ है वो चीज़ करनी है। अगर इंडिया के 4 ही टुकड़े कर देते हैं, अंग्रेज 2 टुकड़े की, उसमें हम परेशान हैं। आर्मी कितनी कश्मीर के अंदर लगी रहती है, कितना अरबों खरबों का खर्चा आता है, 4 बैटल्स इंडिया पाकिस्तान हो गए। अगर 4 टुकड़े कर देते या 6 टुकड़े कर देते तो विश्व शक्ति तो दूर, हम ये सारे के सारे आपस में लड़ते रहते। और अंग्रेजों का उद्देश्य तो ये था कि इंडिया के 10, 20, 30 टुकड़े कर दी जाए। उन्होंने तो, अगर आप कैबिनेट मिशन को पढ़ोगे तो उसमें तो लिखा रखा है कि जो रियासत विलय होना चाहे वो विलय हो सकती है, जो नहीं स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है। विलय भी हो गई है तो भी वो 10 साल के अंदर अपना रिव्यू करके अलग हो सकती है। तो अंग्रेजों का उद्देश्य तो था कि बहुत सारे टुकड़े मतलब ये हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। आज राजस्थान जो है वो पंजाब पर अटैक कर रहा है, परसों पंजाब हरियाणा से लड़ रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु से लड़ रहा है, और आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो पासपोर्ट लीजिए, बॉम्बे जैसे लंदन है उसी तरह है बॉम्बे जाना। ये एक सरदार पटेल की बहुत बड़ी के पावर्स बन गया इंडिया, एक सुपर पावर। पीछे क्या है, 2 टुकड़े होने के बावजूद भी सुपर पावर रह गया। अंग्रेजों की पॉलिसी हमेशा क्या रही? डिवाइड एंड रूल, बांटते जो बांटते, उनका तो उद्देश्य यही था।
अब जो अरब कंट्री है वहाँ क्या हो रहा है, सब वो सारा क्षेत्र पहले किसके था, तुर्की खलीफा के अधीन था। अंग्रेज़ों ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर खलीफा को डिफीट किया, खलीफा को अरेस्ट कर लिया था। खलीफा अरेस्ट करने के बाद में खलीफा के अधीन जो रियासतें थे उनको धीरे धीरे स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र करके वहाँ अपने अपने पिट्ठू जो है वो शासक बैठा दिए। अब वो चाहता है कि खलीफा चाहे या कोई चाहे दोबारा, तो अब वो वहाँ पर क्या कंडीशंस है, सीरिया जॉर्डन से बढ़ रहा है, जॉर्डन इराक से बढ़ रहा है, ईरान इराक से बढ़ रहा है, आपस में जो है 57 इस्लामिक कंट्री, लेकिन किसी कंट्री में यूनिटी नहीं है। कारण क्या कि उनका कोई एक लीडर नहीं था। अपने यहाँ एक लीडर है, एक इतना बड़ा देश है, लीडर है, एक कमांड है, एक सेंट्रल आर्मी है, तो हम जो है वो एक वर्ल्ड के अंदर पावर के रूप में रह रहे हैं। वही कंट्री जो कि थे वो बहुत सारी कंट्रियों में बट गए। तो बढ़ते ही पावर क्या होगी, मैंने आपको बताया बार बार, बढ़ते ही पावर खत्म। इतिहास अपन ने पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ा है, जहाँ बंटवारा हो गया वहाँ खत्म हो गए। औरंगजेब ने बंटवारा नहीं किया, हुमायूं ने बंटवारा किया, हुमायूं खत्म हो गया था। तो एक कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़, ये कंडीशंस थी। अब जो रियासत मंत्रालय है, यह रियासत मंत्रालय एक घोषणा करता है, अरे वापस, यह रियासत मंत्रालय एक घोषणा करता है। घोषणा क्या करता है, ऐसी रियासतें जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, आबादी कितनी ज्यादा है, 10 लाख, ऐसी रियासतें जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है और आय जो है वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा, यानी बड़ी रियासत होगी, 10 लाख बहुत बड़ी आबादी है उस समय के हिसाब से, वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वे रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। अभी हम उनको नहीं छेड़ेंगे, हैं? नहीं, गृह मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि पहले हम जो है वे रियासतें जो कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी की और 1 करोड़ से ज़्यादा आय की है, उनको हमने स्वतंत्र रहने की छूट दी है एक बार, लेकिन जो इसका शर्त का पालन नहीं करती है उन रियासतों को जो है भारत में विलय होना ही होगा। पहले छोटी छोटी रियासतों को विलय करके, क्योंकि उनका अस्तित्व तो वैसे नहीं है, बाद में इन बड़ों से शर्तें, उनको भारत में विलय होना ही पड़ेगा। ये शर्त जो है रियासत मंत्रालय ने जो है वो घोषणा की। राजस्थान की 4 रियासतें इस शर्त का पालन करी थी। एक उदयपुर बहुत बड़ी रियासत थी, मेवाड़ हो गई, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, राजसमंद है। एक जयपुर बहुत बड़ी रियासत है, ऑलरेडी जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है। एक जोधपुर बहुत बड़ी रियासत है, अपन ने पढ़ा है, जोधपुर है, नागौर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है। एक बीकानेर, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। इन 4 रियासतों को स्वतंत्र रहने की छूट दे दी गई थी, टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी के एक बार ये छूट है, बाकी रियासतों को विलय होना ही होगा। ये घोषणा जो है वो रियासत मंत्रालय ने द्वारा की गई। अब इसी दौरान क्या होता है, 30 जनवरी 1948 क्या हुआ था, गांधी जी की हत्या हुई। दिल्ली में जो है गांधी जी की बिरला सभागार के अंदर जाते हुए नाथूराम गौडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी के हत्यारे गौडसे के पास में जो पिस्तौल मिली थी वो अलवर के महाराजा तेज सिंह के नाम रजिस्टर्ड थी, और जीबी खरे जो प्रधानमंत्री था वो भी इस षड्यंत्र में शामिल था। भारत सरकार ने खरे जो अलवर का प्रधानमंत्री था वो और तेज सिंह जो अलवर का महाराजा था, इन दोनों को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके इनको कैद कर लिया, और कैद करने के बाद में इनसे अलवर छीन लिया। तो अलवर छीन लिया तो अलवर को क्या करना है, विलय करना है। यहाँ से एकीकरण की शुरुआत होती है। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत सबसे पहले किस रियासत के छीनने से हो रही है, अलवर से। अलवर से जो है एकीकरण की शुरुआत होती है। यह एकीकरण जो है 18 मार्च 1948 से शुरू होता है और कब तक चलता है,
कब तक चलता है? 18 मार्च 1 नवंबर 1956 तक चलता है। कितने चरणों में पूरा होता है? 7 चरणों में। और एकीकरण के लिए कितना समय लगता है? 1 नवंबर, नवंबर मतलब कितना हो गया? 11, और 1956 और 18 मार्च 1948, 8 वर्ष, 48,56 इधर क्योंकि 1 है तो इधर 10 करेंगे तो 7, और जो है इधर कितना? 14। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगेगा। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा। 7 चरणों में ये एकीकरण पूरा हुआ। अब हम एकीकरण का जो है 7 स्टेज ले रहे हैं। ये हमारे सामने राजस्थान का नक्शा है। प्रीमियर कौन है? ये इसके पास। हाँ, और नए, और चलो कोई बात नहीं, इसको दे दे। बाकी ये पुराने वाला नहीं है क्या, वो जो लगा हुआ है ना यहाँ पे? ये रहा। प्रथम चरण कब शुरू हो रहा है? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। अलवर भारत सरकार के पास में है। ये देखिए कहाँ रह गया अलवर? ये रहा अलवर। अलवर के पास में भरतपुर है। केवल 4 ही रियासत अपने को पता है, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, 4 को स्वतंत्र रहने की छूट है, बाकी सबको विलय होना है। तो अलवर तो विलय हो ही रहा है, भरतपुर भी विलय हो रहा है, धौलपुर भी विलय हो रहा है, करौली भी विलय हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। तो प्रथम चरण अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 रियासतों का विलय किया जाता है, क्योंकि चारों को स्वतंत्र रहने की छूट नहीं है, चारों अपने आसपास है। 4 रियासतों का विलय किया जाता है, और चारों को विलय करने के बाद में जो है नाम क्या रखा जाता है? मत्स्य संघ। चारों का नाम क्या रखा जाता है? मत्स्य संघ। नाम मत्स्य संघ किसने रखा इसका? KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कौन थे ये KM मुंशी? KM मुंशी अपने पढ़ा है मेवाड़ इतिहास के अंदर। इसके अंदर प्रधानमंत्री थे, ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे KM मुंशी, और भारत के पहले वन मंत्री थे। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन बने थे? KM मुंशी। KM मुंशी ने जो है मत्स्य संघ का गठन नाम दिया। अब इसमें 4-5 पॉइंट आता है। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी आती है? राजधानी अलवर। राजप्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह। नाम अपने ले लिया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री कौन बने? शोभाराम कुमावत। उद्घाटन VN गाडगिल। VN गाडगिल। समारोह भरतपुर दुर्ग के अंदर हुआ था, लोहागढ़ किला भरतपुर। और इस तरह से यह एकीकरण का पहला चरण पूरा हुआ। ये पोर्शन 1 हुआ है। सबसे पहले एकीकरण का पहला चरण पूरा हो गया। अब इस एकीकरण को शेष राजस्थान में लिया नहीं है अभी, इसको 5वें चरण में लेंगे। अभी ये बढ़कर के अपना अलग पड़ा रहेगा। इधर कौन सा राज्य? अपने यूपी, और इधर क्या है? राजस्थान। ये यूपी और राजस्थान के बीच में झगड़े का मुद्दा बनेगा बाद में। अभी ये राजस्थान का पार्ट नहीं बना है, पार्ट बनेगा ये 5वें चरण में। अभी तो इसका यूपी से झगड़ा होगा, यूपी कहेगा ये हमारा है, राजस्थान कहेगा ये हमारा है। तो अभी तो हमने खाली जो है इन 4 रियासतों को बना करके और एक कर दिया।
इन 4 रियासतों को लेकर के और एक कर दिया। तो ये हमारे सामने क्या हो गया, ये मत्स्य संघ आ गया, पहला चरण आ गया मत्स्य संघ। अब आ जाइए दूसरा चरण। दूसरा चरण पहले चरण के कितने दिन बाद हो रहा है? 7 दिन बाद, यानी 1 हफ्ता बाद। पहला चरण 1 हफ्ता बाद कौन सा चरण हो रहा है? दूसरा चरण। 1 हफ्ता बाद कितना समय आ जाएगा? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। दोबारा से, ये तो पोर्शन अलग पड़ा है, दोबारा से नया सर से हो रहा है। राजस्थान संघ का गठन किया गया। 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ का गठन किया गया। कई किताबें पूर्वी राजस्थान भी देती है, लेकिन राजस्थान संघ का गठन किया गया। और इस राजस्थान संघ में कितनी रियासतों को रखा गया? 9 रियासतों को रखा गया। बहुत इजी है, 9 रियासतें देखिए, 1 2 3 वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 1 2 3 1 2 3 कोटा, बूंदी। 12 तो रियासत है ही नहीं है। कोटा 12 तो बहुत बार। बूंदी, कोटा, झालावाड़, हड़ौती क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। 3 ये होगी, 3 ये होगी, कितनी होगी? 6। 3 और बची है, 3 यहाँ छोटी से ले लीजिए। एक आ जाएगी ये इधर टोंक, एक आ जाएगी यहाँ ये क्या कहाँ गया, ये भीलवाड़ा के किशनगढ़, और तीसरी कौन सी आ जाएगी? अजमेर की किशनगढ़ और भीलवाड़ा की शाहपुरा। ये 3 रियासतें यहाँ आ जाती हैं। ये अजमेर है। अजमेर की कौन सी रियासत आ गई? किशनगढ़, जो अभी अजमेर के अंदर है। भीलवाड़ा से शाहपुरा रियासत आ गई, और टोंक अपना है जी। ये 3 क्षेत्र अलग। तो बहुत इजी तरीका है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तीनों सबको पता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3 योगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 योगी, 6। और 3 यहाँ बीच में सारी है छोटी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। 3 का ब्लॉक ये, 3 का ब्लॉक ये, 3 का ब्लॉक ये। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। समझ में आए ना? कितनी रियासतों की? 9 रियासतें। 3 ये रियासतें हैं, 3 ये है, और 3 बीच में से ले ली है। और इधर बीच में बड़ी रियासत कौन सी आ गई? उदयपुर। कोटा तो आ गया ना, भूले होगा ना। बड़ी रियासत कौन सी आ गई? उदयपुर। और उदयपुर को क्या है? स्वतंत्र रहने की छूट है। तो उदयपुर आया नहीं कि भाई मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो स्वतंत्र रहूँगा। तो ये छोटी छोटी रियासतें ले ली, बीच में उदयपुर बड़ी रियासत स्वतंत्र पड़ी है। तो 3-3 के ब्लॉक्स में ध्यान रख लीजिए। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक। शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक 3-3 की रियासतों में शामिल रख लीजिए। 9 की 9 रियासतों के नाम ध्यान रखने अच्छी तरह से। वो पूछेगा निम्न में से किस रियासत का विलय दूसरे चरण में हुआ था? तो दूसरे चरण की रियासतें कौन कौन सी हमें पता होनी चाहिए। और इसको अगर आप और ज़्यादा थोड़ा करना चाहो, ये 9 शब्द आ गए। ब फॉर बांसवाड़ा, बू फॉर बूंदी, की फॉर किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। 9 रियासतों के 9 शब्द हो गए। ये जो बाकी 9 रियासतें, वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 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 3 जगह ध्यान रखना। पूर्वी राजस्थान दूसरे चरण में बना है। अब इस पूर्वी राजस्थान, मत्स्य संघ अपना अलग है और पूर्वी राजस्थान अपना अलग है। पूर्वी राजस्थान की राजधानी कौन सी बनेगी? राजधानी कौन सी बनेगी? कोटा। राज प्रमुख कौन बनेगा? कोटा का भीम सिंह। कोटा का भीम सिंह राज प्रमुख कौन बनेगा? भीम सिंह। उद्घाटन कौन करेगा? पहले चरण वाला ही वीएन गाडगिल। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? गोकुललाल असवा। अपन ने कहाँ आया था पहले? शाहपुरा का प्रधानमंत्री। शाहपुरा में पहली उत्तरदायी सरकार गठित हुई थी, वहाँ प्रधानमंत्री कौन बना था? गोकुललाल असवा। उसी को यहाँ ला करके प्रधानमंत्री बना दिया दूसरे चरण के अंदर।
और उद्घाटन किसने किया? वीएन गाडगिल ने। अच्छा, और राजधानी होगी राष्ट्र प्रमुख भीम सिंह हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। समारोह कोटा महल के अंदर हुआ और ये इस तरह से दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। उपराष्ट्रपति प्रमुख भी लिखेंगे, ये दूसरा चरण पूरा हो गया। तो अब देखिए, ये ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक आ गया। ये अब जैसे ये उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, ये कौन सा ब्लॉक है? मेवाड़ ब्लॉक है। ये अपना स्वतंत्र पड़ा है। मेवाड़ के आसपास का इलाका सारा एक विलय हो चुका है। मेवाड़ के महाराणा पर भी दबाव पड़ता है, आप भी विलय हुई है। मेवाड़ के महाराणा कौन है इस समय? आज़ादी के समय मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, दोनों पांव से विकलांग थे। भोपाल सिंह ने जो है आसपास की रियासतों को मिलाकर एक करके मेवाड़ संघ बनाने का भी प्रयास किया था। मध्य प्रदेश की रियासतें ले ली, गुजरात की रियासतें ले ली और अपनी राजस्थान की कुछ राजपूत रियासतें, 20-21 रियासतों को मिला करके और एक मेवाड़ संघ नाम से स्वतंत्र राज्य देश बनाने का प्रयास किया था, जो असफल रहा था। एक स्वतंत्र देश अपने, क्योंकि उस समय एक करना बहुत मुश्किल काम था। हर राजा अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ, हर राजा अपने आप को देश का राष्ट्रपति मान रहा है। उसको अधीन करना अपने पढ़ा है, ब्रांसवाड़ा का वो हस्ताक्षर करता है, क्या नाम है, चंद्रवीर सिंह, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उसका लग रहा है कि मेरा तो राज्य खत्म हो गया, मेरे तो सब कुछ गया। इनको एक करना बहुत मुश्किल काम है। तो अब जो है तीसरे चरण के अंदर जो है मेवाड़ पर दबाव पड़ता है। मेवाड़ के अंदर जो, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन भी चले थे यहाँ पर, माणिक्यलाल वर्मा वगैरह आंदोलन, जनता आंदोलन करी है। मेवाड़ का राणा भोपाल सिंह हार गया था, उसको लगा कि अब अपनी चलेगी नहीं, कि अब विलय होने में ही अच्छा है। भोपाल सिंह विलय को तैयार होता है। तैयार होने के बाद में भोपाल सिंह शर्त रखता है, और शर्त क्या रखता है? राजधानी मेरी उदयपुर होगी। कोटा के स्थान पर राजधानी कौन सी आएगी? उदयपुर। और राष्ट्र प्रमुख जो भीम सिंह बैठा है उसके स्थान पर मैं बनूंगा। राजधानी उदयपुर और राष्ट्र प्रमुख मैं। अगर ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं भी विलय को तैयार हूँ। सरकार ने शर्त मंजूर कर दी इसकी, क्योंकि मेवाड़ बहुत प्रतिष्ठित रियासत थी, कोटा की तुलना में बहुत बड़ी रियासत भी थी। तो अब आता है तीसरा चरण। पहले चरण के कितने दिन बाद में होगा? 1 महीना, 1 महीने बाद, पूरा 1 महीना एग्जैक्ट। दूसरा चरण 1 हफ्ता, तीसरा चरण 1 महीना। तो 1 महीना कब आ जाएगा? तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। दूसरे चरण में नाम क्या था? राजस्थान संघ। दूसरे चरण में नाम क्या था? राजस्थान संघ। उसमें विलय किसको करते हैं? उदयपुर को या मेवाड़ को? उदयपुर प्लस भीलवाड़ा, चित्तौड़ वगैरह सब आ जाएंगे। उदयपुर प्लस या मेवाड़ का विलय होता है। और मेवाड़ का विलय होने के बाद में नाम क्या हो जाता है? संयुक्त राजस्थान। नाम संयुक्त राजस्थान। शर्तें भोपाल सिंह ने पहली रखी हुई है। राजधानी कौन सी बनेगी? उदयपुर। राष्ट्र प्रमुख कौन बनेगा? भोपाल सिंह। उद्घाटन करने कौन आएगा? जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन करने कौन आएगा? जवाहरलाल नेहरू। समारोह उदयपुर महलों में हुए थे। और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ के थे? उदयपुर के थे। उन्हीं को यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। जवाहरलाल नेहरू खुद उद्घाटन के लिए आए हैं। राजधानी उदयपुर है। राष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह। तीसरा चरण आसानी से हो गया, उदयपुर विलय हो गया, एक ही रियासत का विलय हुआ है। नाम क्या हो गया है? संयुक्त राजस्थान। तो पहले चरण में मत्स्य संघ, दूसरे चरण में राजस्थान संघ और तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान। तो जब भोपाल सिंह विलय हो गया तो राजस्थान में सबसे प्रतिष्ठित रियासत कौन सी थी? उदयपुर थी। भोपाल सिंह विलय हो गया तो दूसरे जिनको स्वतंत्र रहने की छूट थी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये भी विलय के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी विलय के लिए तैयार होता है। तो हमारा आता है चौथा चरण। चौथा चरण कब होता है? 30 मार्च 1949।
विलय के लिए जयपुर के महाराजा कौन है आज़ादी के समय? सवाई मान सिंह। और उदयपुर का कौन है? भोपाल सिंह। इनमें राजधानी को लेकर के तकरार हो जाती है। मान सिंह कहता है राजधानी जयपुर और राज प्रमुख मैं, भोपाल सिंह कह रहे हैं राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख मैं। तो सरकार क्या करती है, इनका समझौता कराती है, एक तरह से मामले को सुलझाने के लिए जांच आयोग बैठाती है कि राजधानी कौन सी रखी जाए। इसको लेकर के एक आयोग का गठन किया जाता है। तो चौथा चरण हो रहा है 30 मार्च 1949, संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जैसलमेर एक छोटी सी रियासत थी, वो आ गई। बीकानेर आ गई, इसका मतलब सारा ये क्षेत्र आ गया। जयपुर आ गई, इसका मतलब सारा ये क्षेत्र आ गया। और जोधपुर आ गई, इसका मतलब सारा ये क्षेत्र आ गया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी। और जैसलमेर एक अलग, जैसलमेर जो अलग थी वो भी आ गई। 4 बड़ी रियासतें आने से लगभग राजस्थान आ चुका है, लगभग राजस्थान आ चुका है। तो बीकानेर आया, इसका मतलब गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, चूरू आ गया। जोधपुर आया मतलब बाड़मेर आ गया, जालोर आ गया, पाली आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर आ गया। जयपुर आ रहा है तो जयपुर का मतलब क्या हो गया, जयपुर आ गया, दौसा आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया। लगभग राजस्थान एक हो गया। खाली बचा कौन सा है बड़ा शहर? एक तो सिरोही बचा हुआ है और एक अजमेर बचा हुआ है, जो कमिश्नरी क्षेत्र है। अजमेर और सिरी को छोड़ करके लगभग पूरा राजस्थान इस समय आ चुका है, सारे के सारे जो है जिले आ गए। नाम क्या हो गया फिर? वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। अब पहला प्रश्न आया राजधानी का। मान सिंह गढ़े में राजधानी तो जयपुर होनी चाहिए, भोपाल सिंह गढ़े में राजधानी उदयपुर होनी चाहिए। तो राजधानी जो है जयपुर बनाई गई, किसकी सिफारिश पर? B.R. पटेल, B.R. कमेटी की, पटेल कमेटी को बैठाया कि उदयपुर और जयपुर में डिसाइड कीजिए किसको राजधानी बनाए। तो B.R. पटेल कमेटी ने कहा कि राजधानी एक बार टेम्परेरी उदयपुर बना दी जाए। जनता अजमेर के पक्ष में जा रहा थी, अजमेर जयपुर बना दी जाए, जनता अजमेर के पक्ष में जा रहा था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, B.R. पटेल कमेटी का गठन हुआ राजधानी को लेकर के। जनता भी चाह रही थी कि राजधानी अजमेर बने, जनता चाह रही है राजधानी अजमेर बने, लेकिन चूंकि अजमेर तो पार्टी नहीं है, अजमेर तो राजस्थान का विलय नहीं हुआ है, मुकाबला किसमें? जयपुर और उदयपुर में है। तो पटेल कमेटी ने कहा जयपुर राजधानी बना दो, लेकिन पीछे वर्ड क्या जोड़ दिया? अस्थायी। अब जब पूरा एकीकरण हो जाएगा तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे राजधानी जयपुर होगी। तो B.R. पटेल कमेटी के अनुसार राजधानी कौन सी बनी? जयपुर। जयपुर राजधानी कौन सी बनी? जयपुर। लेकिन जयपुर क्या बनी है? अस्थायी राजधानी बनी। राज प्रमुख कौन बने? जयपुर के मान सिंह। तो भोपाल सिंह तो देखते ही रह गए, ना तो राजधानी है ना राज प्रमुख का पद है। तो भोपाल सिंह को खुश करने के लिए एक नया पद और बनाया गया, और वो नया पद कौन सा था? महाराज प्रमुख। अब मान सिंह अंदर तो चिढ़ रहा है कि मेरे ऊपर एक मिनिस्टर और आ गया, लेकिन सरकार है, महाराज प्रमुख पद बना करके किसको खुश किया गया? भोपाल सिंह को। तो भोपाल सिंह इसलिए खुश है कि एक तो क्या क्या मान सिंह से ऊपर का पद मिल गया, दूसरा राजधानी जयपुर है अस्थायी, हो सकता है मेरा नंबर आ जाए, टेम्परेरी है, कोई परमानेंट तो है नहीं। तो उस तरह से ये है। तो इस समय जब झगड़ा चला राजधानी का, राज प्रमुख का, तो दूसरी रियासतों के राजा भी अलर्ट हो गए कि हमारे यहाँ भी कुछ दिया जाए। बीकानेर वाला महाराजा साधु सिंह के क्या साहब, हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, हम तो एक हो गए। शिक्षा विभाग जो अपना है, प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन, पूरे राजस्थान का शिक्षा विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीकानेर। और ये विलय पत्र पर लिखा हुआ है, विलय की शर्त में लिखा हुआ है कि बीकानेर का विलय इस शर्त पर हो रहा है कि बीकानेर के अंदर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय रहेंगे। तो पूरे राजस्थान के अंदर अध्यापक कहीं भी लगा हुआ है, चाहे वो बांसवाड़ा का है, चाहे बूंदी का है, चाहे भरतपुर का है, उसका अपना कोई काम पड़ता है तो हेडक्वार्टर उसका कहाँ है? बीकानेर के अंदर। 2 IAS अफसर बैठते हैं, IAS प्रारंभिक, IAS माध्यमिक, पूरे राजस्थान के शिक्षा को कंट्रोल करते हैं। कहाँ से? बीकानेर से। तो शिक्षा विभाग बीकानेर। इसी तरह से आबकारी और खनिज विभाग
उदयपुर को दिए गए, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया, पर्यावरण विभाग कोटा को दिया गया। ऐसे विभागों का भी बंटवारा हुआ था। उस तरह से कुछ बंटवारा किया गया था। अब ये चौथा चरण हो गया। अब इस चरण में जो है उद्घाटन करने कौन आएगा? उद्घाटन करने सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। सरदार पटेल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो जोधपुर है, अपन ने पढ़ लिया सारा, जोधपुर का राजा कौन था? हनुमान सिंह। वो तो पाकिस्तान में जाने की एकदम पूरी योजना बना करके बैठा था। मैंने सारी स्टोरी बताई थी। वीपी मेनन जब गया था हनुमान सिंह के पास, वॉयसरॉय हाउस दिल्ली के अंदर, वॉयसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन। वीपी मेनन को ये पता चला कि हनुमान सिंह वॉयसरॉय से मिलने आए हैं और वॉयसरॉय को दबाव डाल रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान में डाल दीजिए। तो वीपी मेनन जो है वो वायसरॉय हाउस पहुंचे। तो वायसरॉय कहीं इधर उधर कहीं अपने घर के अंदर कहीं इधर उधर गया हुआ था। हनुमान सिंह जी बैठे थे गद्दी पर। जाकर के वीपी मेनन साहब भी पूछ गए, कहा क्या क्यों बेकार में माथापच्ची करो, विले हो जाओ। गुस्सा आ गया हनुमान सिंह को। उसने अपनी वो पेन पिस्तौल, इतनी सी पिस्तौल थी, वो निकाल करके और उस पर लगा दी। इतने में माउंटबेटन का आना हुआ। माउंटबेटन ने आकर के पीछे से वो पिस्तौल उससे छीन करके अपनी जेब में डाल दिया, जो आज भी लंदन म्यूजियम में हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी घटना थी, आश्चर्य। बाद में जो है सरदार पटेल को खुद को आना पड़ा, किसको समझाने के लिए? हनुमान सिंह। इस चरण में सरदार पटेल खुद क्यों आए? क्योंकि हनुमान सिंह का विद्रोह हो रहा था एक तरह से। वो कह रहा है कि मुझे तो आज़ादी चाहिए, मुझे तो मतलब ऑटोनॉमी चाहिए और मुझे पाकिस्तान में ऑटोनॉमी मिल रही है। तो इसलिए जो है वो सरदार पटेल ने उद्घाटन किया। और चूंकि लगभग अजमेर और सिरोही को छोड़ के सारा हो चुका है विलय, तो इस समय जो है अब हमारे पास में प्रधानमंत्री के स्थान पर क्या वर्ड आ जाएगा? मुख्यमंत्री। क्योंकि अब विलय किस में हो गया? इंडिया के अंदर। तो इंडिया में विलय तो प्रधानमंत्री तो नेहरू जी है, वो तो राजस्थान आएगा तो क्या आ गया? मुख्यमंत्री। लेकिन चुनाव हुआ नहीं है तो अपन क्या वर्ड बोलेंगे? मनोनीत। तो मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल गठित हुआ। हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री बने और उद्घाटन सरदार पटेल ने किया। राजधानी जयपुर बनी अस्थायी। तो उस तरह से ये सारा झगड़ा जो है वो चौथे 30 मार्च का जो गठन का दिन है उसको राजस्थान दिवस घोषित किया गया, क्योंकि राजस्थान लगभग एक हो चुका है अजमेर और सिरोही को छोड़। और एक वो मत्स्य संघ वाला मामला जो है ये अलग से पड़ा हुआ है। अब 5वें चरण में पहले अपन किसको लेते हैं? मत्स्य संघ को लेते हैं। 5वें चरण में आता है मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ को राजस्थान वाले तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजस्थान का है, यूपी का कह रहे हैं यूपी का है। और जनता से पूछे तो भरतपुर और धौलपुर, यहाँ के राजा कहाँ से आए थे? मथुरा से आए थे, तो वो तो चाह रहे हैं यूपी में जाएं। अलवर और करौली वो कह रहे हैं हम राजस्थान में जाएं। तो आधी मतलब पब्लिक भी आधी बटी हुई है। भरतपुर धौलपुर के पब्लिक और वहाँ के राजा यूपी में जाना चाह रहे हैं और अलवर और करौली के राजा राजस्थान में रहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी थी? शंकरदेव कमेटी। शंकरदेव कमेटी का गठन किया और पूछा कहाँ रखे मत्स्य संघ को, राजस्थान में रखे या यूपी में रखे। शंकरदेव ने जनता से फीडिंग ली, क्या करना है? तो उसने ये कहा कि धौलपुर भरतपुर तो यूपी की तरफ में झुकाव ज़्यादा है और अलवर और करौली का राजस्थान की तरफ झुकाव ज़्यादा है। अल्टीमेटली उसने अपनी रिपोर्ट में मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय करने की सिफारिश कर दी। तो शंकरदेव कमेटी की सिफारिश पर कब हुआ था मत्स्य संघ का विलय? 5वां चरण आ जाएगा 15 मई 5वां चरण 15 मई 1949। चौथे चरण में नाम क्या रखा गया था? व्रत राजस्थान। और 5वें चरण आएंगे तो नाम क्या हो जाएगा? तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण में व्रत राजस्थान। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? संयुक्त व्रत राजस्थान। 5वें चरण में नाम क्या हो गया? संयुक्त व्रत राजस्थान, जिसमें मत्स्य संघ मिल गया। कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ डेट ध्यान रखनी है 15 मई 1949 और नाम ध्यान रखना है
संयुक्त व्रत राजस्थान। बाकी राजधानी, राज प्रमुख सब पहले से फैसले हो चुके हैं। अब आता है छठा चरण, 26 जनवरी 1950। ये सिरोही जो है ये झगड़े की जड़ बना हुआ है। कैसे? सिरोही के अंदर जो माउंट आबू क्षेत्र है, माउंट आबू क्षेत्र, वो माउंट आबू क्षेत्र सरदार पटेल गुजरात में लाना चाहते हैं और आधा सिरोही क्षेत्र जो है वो राजस्थान में रहता है। तो छठे चरण को होता है 26 जनवरी 1950 को, और इस दौरान जो है आधा सिरोही विलय होता है, पूरा सिरोही नहीं, आधा सिरोही विलय होता है। आबू का क्षेत्र, मेरवाड़ा का क्षेत्र, ये कहाँ चला जाता है? आबू का क्षेत्र कहाँ चला जाता है? गुजरात में। उस समय गुजरात तो है नहीं, उस समय गुजरात का नाम क्या है? बॉम्बे राज्य, बॉम्बे स्टेट। गुजरात का नाम क्या है? बॉम्बे स्टेट। तो माउंट आबू को किस में विलय किया गया? बॉम्बे स्टेट के लिए। और सिरोही का क्षेत्र कहाँ आया? राजस्थान। कौन सी तारीख को? 26 जनवरी 1950। नाम क्या रखा गया? पहली बार नाम राजस्थान पड़ा, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। तो वह रियासत जो 2 चरणों में विलय होती है वो कौन सी रियासत है? सिरोही। वह रियासत जो सबसे अंत में विलय होती है कौन सी रियासत है? सिरोही। क्योंकि अभी तक जो 19 रियासतें थी, 19 के 19 विलय हो चुकी है, 18 विलय हो चुकी है, एक बची है खाली, ये सिरोही। अंतिम विलय होने वाली रियासत सिरोही, 2 चरणों में विलय होने वाली रियासत सिरोही। आधा सिरोही अभी विलय होगा, आधा सिरोही बाद में विलय होगा। और उस तरह से पहली बार नाम राजस्थान कब पड़ा? राजस्थान का नाम राजस्थान पहली बार कब पड़ा था? 26 जनवरी 1950, जब छठा चरण पूरा हो गया। छठा चरण पूरा हो गया तो उसके बाद में क्या हो गया था? देश के अंदर जो है बड़े बड़े राज्य है। एक मद्रास राज्य है जिसमें तमिल भी रह रहे हैं, तेलुगु भी रह रहे हैं। एक बॉम्बे राज्य है जिसमें गुजराती भी रह रहे हैं, मराठी भी रह रहे हैं। अलग अलग तरह से देश में जो है राज्य, बड़े बड़े राज्य हैं जिसमें कई भाषाओं के लोग रह रहे हैं, और उनमें भाषाओं को लेकर के आपस में झगड़ा चल रहा है। विशेषकर झगड़ा चलना शुरू हो गया कहाँ पे? मद्रास स्टेट के अंदर, मद्रास रियासत में। वहाँ तमिल ज़्यादा है, तेलुगु कम है। तमिलों के अंदर अपनी भाषा के प्रति आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। किसी तमिल को हिंदी बोलना आता है तो भी आपसे हिंदी में बात नहीं करेगा, वो अंग्रेजी में बात कर लो, नहीं तो बढ़िया बात तो है तमिल में बात करो। उनका अपनी भाषा के प्रति इमोशंस है, और हम अपनी भाषा के प्रति क्या रखते हैं? नेगलेक्ट रखते हैं। घर में कोई मारवाड़ी बोल रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो उसको क्या समझता है कि ये अनपढ़ हो गया, जिसको हिंदी नहीं आ रही तब ये मारवाड़ी बोल रहे हैं। पेरेंट्स भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को मारवाड़ी सिखाते ही नहीं हैं। स्कूलों के अंदर जो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको तो वहाँ स्कूल के अंदर मैडम मार देती है और साथ में कि तू मारवाड़ी क्यों बोला है, अंग्रेजी बोल, इंग्लिश मीडियम का स्कूल। तो अपने तो कंसेप्ट उल्टा है, वहाँ कंसेप्ट उल्टा है, वहाँ आकर्षण है अपनी भाषा के प्रति। तो मद्रासी लोग जो है वो तो भाषाई दंगे शुरू हो गए थे देश में। तेलुगु कह रहे हैं हमारे लिए, तेलुगु नेता था रामल्लू, उसने भूख हड़ताल कर दी, उसकी भूख हड़ताल में मृत्यु भी हो गई। देश में मद्रास राज्य में उपद्रव होने लगे, तेलुगु और तमिल आपस में लड़ने लगे। वो कहते हैं मद्रास हमारा है, वो कहते हैं। तो अंत में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1954 में एक आयोग बैठाया, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग। और न्यायमूर्ति फजल अली आयोग को ये कहा कि आप हमें ये बताओ कि कौन कौन से राज्यों के टुकड़े किए जाए और कौन कौन से नए स्टेट बनाए जाए, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 7वां चरण भी पूरा होता है। फिर बाद में जो है दोबारा से जब राजस्थान के अंदर अजमेर का विलय हो जाता है 7वें चरण के अंदर, अजमेर का विलय होते फिर झगड़ा, राज में अजमेर का विलय होते फिर झगड़ा के राजधानी जयपुर तो अस्थायी है, अजमेर बननी चाहिए, राजधानी अजमेर बनाई जाए, इसको लेकर के तो फिर आयोग बैठाया। क्या नाम था? सत्यनारायण। और सत्यनारायण ने कहा कि राजधानी परमानेंटली जयपुर रखी जाए, न कि अजमेर। तो मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ, कल फिर इसको रिपीट करूँगा। आज तक जितना लिखा जाए उतना ठीक है, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चंस पक्का आता ही है। तो मैं इसको धीरे धीरे भूमिका
राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। तो पहला पॉइंट लिखिए, आजादी के समय, आजादी के समय, फर्स्ट पॉइंट, आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी। इसमें 16 राजपूत, 16 राजपूत, 2 जाट, 2 जाट रियासत व 1 मुस्लिम रियासत थी। 2 जाट, 1 मुस्लिम रियासत थी। इन रियासतों की 2 श्रेणियां थी। इन रियासतों की 2 श्रेणियां थी, 2 श्रेणियां थी। पहला लिखिए सैल्यूट स्टेट, सैल्यूट, सैल्यूट स्टेट। वे रियासत जिनके राजा को तोपों से सलामी दी जाती थी। वे रियासत जिनके राजा को तोपों से सलामी दी जाती थी। तोपों से सलामी दी जाती थी, जैसे उदयपुर, बीकानेर। उदयपुर जो सारी बड़ी बड़ी ब्रैकेट में कर दीजिए। सर्वाधिक सलामी उदयपुर 19, उदयपुर को 19 तोपों की सलामी थी। सर्वाधिक उदयपुर 19, सर्वाधिक उदयपुर 19। दूसरा लिखिए नॉन सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट, सेकंड नंबर, नॉन सैल्यूट स्टेट, राजा को तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी। नॉन सैल्यूट स्टेट, NON, नॉन सैल्यूट स्टेट, सलामी नहीं दी जाती थी। हाँ, राजा को तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी। जैसे किशनगढ़, शाहपुरा, इनको कोई सलामी नहीं मिलती, छोटी छोटी रियासतें थी। किशनगढ़, शाहपुरा आदि। दूसरा लिखिए सेकंड पॉइंट, आजादी के समय 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। पहला लिखिए कुशलगढ़, ब्रैकेट में कौन सी रियासत के अधीन था? बांसवाड़ा। कौन सी रियासत का ठिकाना था? बांसवाड़ा। कुशलगढ़, बांसवाड़ा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ठिकाना, क्षेत्रफल में या वैसे सबसे बड़ा कुशलगढ़। 3 ठिकाने थे, पहला ठिकाने का नाम कुशलगढ़, ब्रैकेट में बांसवाड़ा, सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना। क्षेत्रफल आबादी दोनों में सबसे बड़ा ठिकाना था ये। दूसरा लिखिए नीमराना, नीमराना, ब्रैकेट में अलवर। नीमराना कौन सी रियासत का ठिकाना था? अलवर। क्या चाहिए? कौन बोला? कोटपुतली बहरोड कौन है? मैंने कहा ना आप एक किताब पढ़ो, ज्यादा किताबें मत पढ़ो। कोटपुतली बहरोड ठिकाना नहीं था। एक किताब पढ़ो, और मैं जो लिखवा रहा हूँ ये बोर्ड से पहले इसको तो याद करो अच्छी तरह से, फिर बाद में कहीं दूसरा देखो। ये याद करके आते नहीं हो आप। पहले है बहरोड ठिकाना नहीं था। ये कई किताबें वो क्या क्या आपने कुछ ज़्यादा किताबें पढ़ दी होगी, वो कोई ऐसी वैसी किताबें घनी आती है बाजार में। नीमराना, अलवर। और तीसरा लावा, लावा, लावा,
लावा जयपुर, वर्तमान टोंक, वर्तमान टोंक सबसे छोटा ठिकाना, टोंक सबसे छोटा ठिकाना। एक कमिश्नरी क्षेत्र था। प्लीज अगला पॉइंट है। अब इसमें क्वेश्चन वो ये भी आ सकता है कि ठिकाने में रियासत में क्या अंतर थी। अपन ने कहा ये 3 ठिकाने हैं, 19 रियासतें, तो ठिकाने रियासत में क्या अंतर है। तो ठिकाने का जो छोटी रियासत एक तरह से ठिकाना, ठिकाने का जो ठिकानेदार है उसको जो है अपने नाम से सिक्के चलाने का अधिकार नहीं है और न ही तोपों से सलामी का अधिकार है। रियासत जो होती थी उसको जनरली 1-2 जैसे अपवाद स्वरूप अपन ने छोड़ दें तो उनको तोपों से सलामी लेने का अधिकार था। तो ठिकाने को तोपों से सलामी या ठिकाने वाला जो ठिकानेदार है वो अपने नाम से सिक्के नहीं चला सकता था, सलामी नहीं ले सकता था। और जैसे बीकानेर रियासत था, गंगा सिंह सिक्का चलता था, जोधपुर अक्खे शाही सिक्के चलता था, बीकानेर गंगा शाही सिक्के चलते थे, जयपुर जाड़ शाही सिक्के चलते थे। हाँ, सिक्के सिक्के नहीं चलते थे उनको। किशनगढ़ और उसमें छोटी रियासतें थी, रियासत वाला चाहता तो सिक्का चला सकता था लेकिन ठिकाने वाले को सिक्के जारी करने का अधिकार और तोपों से सलामी का अधिकार नहीं होता था। जागीरदारों की तरह हो गए थे तो अपने हिसाब से नहीं चलते। तीसरा लिखिए कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा। अगला पॉइंट कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा। एक कमिश्नरी क्षेत्र है उसका नाम लिखिए अजमेर मेरवाड़ा। एक कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो अंग्रेज कमिश्नर के माध्यम से महारानी के अधीन था। अंग्रेज कमिश्नर के माध्यम से महारानी के अधीन था। अंग्रेज कमिश्नर के माध्यम से महारानी के अधीन था, महारानी का वहां कंट्रोल होता था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेकंड पॉइंट 5 जुलाई 1947। पैराग्राफ चेंज करके 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947 गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। सरदार पटेल रियासत मंत्री, सरदार पटेल रियासत मंत्री और सरदार पटेल रियासत मंत्री और वीपी मेनन रियासत सचिव थे। वीपी मेनन रियासत सचिव थे। वीपी मेनन रियासत सचिव थे। इन्होंने घोषणा की, इन्होंने घोषणा की ऐसी रियासत जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा, ऐसी रियासत जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा, वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें स्वतंत्र रहने की छूट मिलेगी, उन्हें स्वतंत्र रहने की छूट मिलेगी। शेष को विलय होना होगा, शेष को विलय होना होगा।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या हुई। गांधी जी की हत्या हुई। अलवर के महाराजा तेज सिंह पर, अलवर के महाराजा तेज सिंह पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा। अलवर के महाराजा तेज सिंह पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा। तेज सिंह पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा। अलवर छीन लिया गया। एक सेकंड, इस लाइन को ऐसे लिख लीजिए। अलवर छीन लिया गया, तेज सिंह, अलवर छीन लिया गया, तेज सिंह और प्रधानमंत्री, अलवर के प्रधानमंत्री क्या नाम था अलवर के, हैं? एनवी खरे। अलवर के प्रधानमंत्री एनवी खरे को बंदी बना लिया गया। एनवी खरे, दिल्ली बुला के एनवी खरे को बंदी बना लिया गया। इनको दिल्ली बुलाकर अरेस्ट कर लिया गवर्नमेंट ने। एनवी खरे, एनवी खरे को दिल्ली बुलाकर अरेस्ट कर लिया। एनवी खरे, एनवी खरे को दिल्ली बुलाकर अरेस्ट कर लिया। एकीकरण शुरू हुआ, एकीकरण शुरू हुआ, इसी में एकीकरण शुरू हुआ जो 7 चरणों में पूरा हुआ। एकीकरण शुरू हुआ जो 7 चरणों में पूरा हुआ, 7 चरणों में पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ये भी लिखा देते हैं। एक सेकंड, इसमें ये अपने कहां तक लिखा है? इससे जस्ट ऊपर का पॉइंट है ना, 30 जनवरी से पहले है। 4 जिनकी आबादी जो है 10 लाख से ज्यादा वार्षिक आय, उनमें नाम लिख लीजिए रियासतों के जिनको छूट मिली है। 4 रियासतों को छूट मिली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। ऊपर लिख लीजिए, कॉपी के ऊपर लिख लीजिए 4 रियासतों को जो छूट मिली थी 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ से आय। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। इन 4 रियासतों को छूट मिली हुई थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये 4 रियासतों को छूट मिली हुई। अब आ जाइए एकीकरण का पहला चरण क्या लिखा, कहां तक लिखा है? समय लगा 7 चरणों। प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण 18 मार्च 1948। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ब्रैकेट में ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 रियासतों को मिलाकर
4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। मत्स्य अभी विलय नहीं हुई है, विलय नहीं हुई है। राजस्थान में अभी विलय नहीं हुई है। मत्स्य संघ बनेगा। मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी ने रखा। मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी ने रखा। मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी ने रखा। हाँ, के एम मुंशी, के एम मुंशी ने रखा। राजधानी मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, राजधानी अलवर। राज प्रमुख धौलपुर के उदय भान सिंह। राजधानी अलवर, राज प्रमुख धौलपुर के उदय भान सिंह, उदय भान सिंह। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल, करौली के गणेश पाल। उद्घाटन वी एन गाडगिल, उद्घाटन वी एन गाडगिल, वी एन गाडगिल, वी एन गाडगिल। वी एन गाडगिल, विठल नरहरि, विष्णु नरहरि गाडगिल, वी एन गाडगिल। अब लिखिए दूसरा चरण, सेकंड चरण। समारोह इसका जो है वो भरतपुर के लोहागढ़ किले में। समारोह जो है भरतपुर का लोहागढ़ किला, पहले चरण का समारोह जो हुआ था लोहागढ़ किला भरतपुर। समारोह लोहागढ़ भरतपुर। दूसरा चरण, दूसरा चरण 1 हफ्ते बाद 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 दक्षिण और पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतों को मिलाकर, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतों को मिलाकर 9 रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया। राजस्थान संघ बनाया गया। नौ रियासतों के नाम: कोटा, बूंदी, झालावाड़, पहला ब्लॉक कोटा, बूंदी, झालावाड़। दूसरा ब्लॉक बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। दूसरा ब्लॉक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तीसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक तीसरा टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। दूसरा ब्लॉक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तीसरा ब्लॉक शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक।
तीसरा ब्लॉक, कोड लिख लीजिए, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। बाबू की झाड़ू, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, प्रसाटो, प्रसाटो। 9 की 9 रियासतों के एक एक शब्द आगे, प्रसाट। आगे लिखिए, राजधानी, राजधानी, राजधानी कोटा। राज प्रमुख, कोटा के भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा के प्रधानमंत्री बने थे पहले, गोकुल लाल असावा। उद्घाटन वही वी.एन. गाडगिल, उद्घाटन वी.एन. गाडगिल, उद्घाटन वी.एन. गाडगिल। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, बहादुर सिंह बूंदी, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी। समारोह कोटा है, बहादुर सिंह बूंदी के, बहादुर सिंह बूंदी, समारोह कोटा। एक चरण और लिख लीजिए, बाकी अपन कर ले लेंगे फिर। एक चरण और लिख लीजिए, तीसरा चरण, तीसरा चरण पहले चरण के 1 महीने बाद हो रहा है। 1 महीने बाद कितना समय आएगा? 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 तीसरा चरण, 18 अप्रैल 1948। राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय या उदयपुर का विलय हुआ। राजस्थान संघ में मेवाड़ या उदयपुर का विलय हुआ। मेवाड़ या उदयपुर का विलय हुआ। नाम, नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। हाँ, वैसे मत्स्य संघ विलय नहीं हुआ, तो राजस्थान संघ में विलय हो रहा है। सारी प्रोसेस ये कहाँ से चल रही है? दूसरे चरण से चल रही है। लिखिए, राजधानी, राजधानी उदयपुर, राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख उदयपुर के भोपाल सिंह, भोपाल सिंह उदयपुर। राज प्रमुख उदयपुर के भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू। उपराष्ट्र प्रमुख किस? भीम सिंह कोटा के। उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह कोटा। समारोह सिटी पैलेस उदयपुर। भीम सिंह कोटा उपराष्ट्र प्रमुख। समारोह सिटी पैलेस उदयपुर।